जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञानबिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज जो चलाई जाती है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं और उसी का टेस्ट सीरीज नंबर 8 हम लोग कवर करेंगे। तो पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ 8 बजे मिलती है, 8 से 8:30 के बीच में पीडीएफ मिलेगी और 9 बजे आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उपसौर की स्थिति पृथ्वी पर होती है। ठीक है, उपसौर की स्थिति जो है पृथ्वी पर होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और जब सूर्य जो है एक स्थान पर था और पृथ्वी जब इसकी चक्कर लगाती है, ठीक है, तो किसी एक स्थान पे जो है उसकी दूरी कम हो जाती है और किसी एक स्थान पे दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है ना? तो जिस स्थान पे दूरी अधिक होती है वह दूरी कितना है? तो 14.71 करोड़ किलोमीटर, जो होता है 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। और जहाँ कम हो जाती है दूरी वह होता है क्वेश्चन नंबर 1 है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपसौर जब होता है उस समय पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक होता है, पास में होता है या फिर दूर होता है या समांतर होता है, ये बताना है। तो उपसौर की स्थिति में पृथ्वी जो है सूर्य से अत्यधिक पास में होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और जब सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उस समय जो दूरी होता है 14.71 करोड़ किलोमीटर। कितना होता है? 14.71 करोड़ किलोमीटर। और और सूर्य से जब अधिक दूरी पे होता है, जिसे हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं, तो उस समय जो दूरी होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो महासागरीय मरुस्थल जो है ना, वो किसको बोलते हैं? वो सारगैसो सागर, आप लोग जानते होंगे, उसे ही महासागरीय मरुस्थल कहते हैं। सारगैसो सागर को ही महासागरीय मरुस्थल कहते हैं। तो सारगैसो सागर जो है वो कितने डिग्री के बीच में स्थित है? तो सारगैसो सागर जो है 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है सारगैसो सागर। और सारगैसो सागर जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसलिए महासागरीय मरुस्थल जो है कहाँ अवस्थित होगा? अटलांटिक महासागर में। अगर इसमें भी अगर पूछा जाए उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अटलांटिक महासागर को आपको पता है कि अंध महासागर के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जो जल विभाजक बनाती है वो हो जाएगा काराकोरम रेंज। और आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन है कि जल विभाजक जो जल को बांटता है वो बनाता है काराकोरम रेंज। अगर इस ऑप्शन में जो है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर दिया हुआ रहता तो आंसर जो है सियाचिन ग्लेशियर भी हो सकता था। ठीक है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ही काराकोरम रेंज पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है? तो बजाज सागर बांध जो है माही नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है? कौन सा विकल्प है जो औसत्य है? बिहार जलप्रपात जो है राजस्थान में है, ये सही है। पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पुनासा जलप्रपात जो है वो भी राजस्थान में ही है। पाइकारा जलप्रपात तमिलनाडु में है और गोकक जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में वर्षा ऋतु यानी वर्षा का जो समय है वो 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच है। ठीक है, 15 जून से 15 सितंबर भारत में वर्षा का मानक समय है। ठीक है, तो क्या होता है कि अप्रैल मई में तूफान के साथ वर्षा आती है, जिसे हम लोग अनेक क्षेत्र में अनेक नाम से जानते हैं। जैसे केरल में हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, उसे केरल में हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। और यह जो वर्षा होती है ना अप्रैल मई वाली, तो वो वर्षा जो है कुछ फसल के लिए लाभदायक भी होता है। जैसे हो गया कॉफ़ी, आम, पटसन, लीची, इन सभी फसल के लिए जो है
ये वर्षा लाभदायक होता है। जैसे आम वर्षा है केरल में, आम के लिए लाभदायक है। उसी तरह कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, जो कॉफ़ी के लिए लाभदायक होता है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो नॉर्वेस्टर बोला जाता है इसी वर्षा को। वेस्ट बंगाल में चले जाइएगा तो काल बैसाखी बोला जाता है इसी वर्षा को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्यूरिंग की प्रक्रिया संबंधित है। तो क्यूरिंग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तंबाकू के बारे में जो है ना, भारत में पहले जानकारी नहीं थी। तो तंबाकू के बारे में जानकारी तब मिली जब यूरोपीय जो है भारत का भ्रमण करने लगे, यूरोपीय भारत आने लगे, तब जो है भारतीय को तंबाकू के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। और भारत में सबसे पहले तंबाकू की शुरुआत जो है जहांगीर ही करवाए थे। और जहांगीर जब शुरुआत करवाए थे तंबाकू मतलब लगाने का, खेती करने का, तो इतना ना यूज करने लगा उनके राज्य के लोग, जहांगीर के राज्य के लोग, कि उन्हें फिर से तंबाकू बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने ही तंबाकू की खेती बंद भी करवाया था। तो क्यूरिंग जो है ना, क्यूरिंग किसको बोलते हैं जानते हैं? जब आप तंबाकू मतलब कहीं भी लगाया जाता है तो उसमें पत्ते होते हैं, उस पत्ते को सुखाया जाता है। तो उस पत्ते को जो सुखाने की प्रक्रिया है ना, उसे ही क्यूरिंग बोलते हैं। तो क्यूरिंग की प्रक्रिया संबंधित किससे है? तंबाकू की खेती से। आगे बढ़ते हैं, सागर सम्राट प्रयुक्त है। तो सागर सम्राट किस लिए प्रयुक्त है मैं आपको बता दूं। आप लोग को याद होगा इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में जो मुंबई है, मुंबई से उत्तर और पश्चिम मतलब इस कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर जो घूमती है, उस कॉर्नर में जो है मुंबई हाई है। क्या है? मुंबई हाई तट है, जिसका खोज जो है ना 1973 में किया था। इसका खोज कब किया गया था? 1973 में। और वहाँ से जो है ना पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, मुंबई हाई तट से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। और पेट्रोलियम पदार्थ कौन निकालता है? कौन सी कंपनी? ओएनजीसी के द्वारा यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। उस पेट्रोलियम पदार्थ को निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। कोई भी चीज़ कोई भी काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसी प्रकार उस पेट्रोलियम पदार्थ को निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है सागर सम्राट, और उससे ही बोलते हैं सागर सम्राट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेल निकालने के लिए। क्या हो जाएगा? तेल निकालने के लिए। आगे, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, क्योंकि मैं डिटेल में बताया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, पिछली ही वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया हूँ। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर शामिल उम्र। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र कितनी होती है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छी है। तो शिशु मृत्यु दर में जो है शामिल उम्र होता है 0 से 1 वर्ष का। मतलब कि इसमें होता है क्या, कैसे मापते हैं इसको, मतलब कैसे तैयार करते हैं इसका लिस्ट। 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, 0 से लेके 1 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चे, उनमें से कितने बच्चे जीवित रहते हैं और कितने बच्चे मरते हैं। तो 1000 बच्चे पे ये अनुपात निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1 वर्ष। और मैं आपसे पूछूं कि शिशु लिंगानुपात कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच के बच्चे से निकाला जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच की उम्र से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वज्रपात तूफान उफान आते रहते हैं, इसलिए वज्रपात स्थल के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दार्जिलिंग जो है असम में है। नहीं, दार्जिलिंग जो है ये है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। और बात कर ले नीलगिरी, नीलगिरी के बारे में आपको पता ही होगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहिए या बंटवारा जहाँ होता है वो नीलगिरी के पास है। इलायची की पहाड़ी आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए कि भारत के जितने भी प्रमुख पहाड़ी हैं सबसे दक्षिणी पहाड़ी, दक्षिणतम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी है। और महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में पड़ता है पहाड़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लेगून झील के उदाहरण नहीं है? तो कौन है जो लेगून झील के उदाहरण नहीं है? रूपकुंड झील जो है वो लेगून झील के उदाहरण नहीं है। यह झील जो पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिला में रूपकुंड झील पड़ता है। और इसे कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। क्या है? कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं रूपकुंड झील को। और यह रहस्यमयी झील है। यह झील जो है ना, यह रहस्यमयी झील है। और यहाँ के लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा का कुछ आशीर्वाद या कुछ है, जिसकी वजह से यहाँ की जो झील की पानी है वो कभी पूरे का पूरा सूख जाती है और कभी कभी पानी पूरा भरा हुआ रहता है। पता नहीं क्या मैटर है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा वहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो बुक्सा बाघ अभयारण्य जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, राभा जनजाति
किस राज्य में निवास करती है? तो राभा जनजाति जो है वो निवास करती है असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में राभा जनजाति निवास करती है। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है? झोरा लोक नृत्य जो संबंधित है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूं। भारत में जो संस्कृति आई थी वो सबसे पहले कौन सी संस्कृति थी? पाषाण थी। उसके बाद आई ताम्र पाषाण, आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। उसके बाद आई कांस्य संस्कृति, उसके बाद आई लौह युगीन संस्कृति। ठीक है, तो पाषाण, ताम्र पाषाण, कांस्य संस्कृति और लौह युगीन संस्कृति आपको पता है। इसमें से जो ताम्र पाषाण संस्कृति है उसका भी 3 भाग था, मतलब 3 संस्कृतियां था उसके अंदर, ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर। इसमें से एक था मालवा संस्कृति, दूसरा था जोरवे संस्कृति और तीसरा कौन था? बनास संस्कृति। मालवा, जोरवे और बनास लिख लीजिएगा आप लोग, बनास संस्कृति। ये 3 संस्कृति जो है इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं था ये पूछा जा रहा है। तो जोरवे इनाम गांव जो है, इनाम गांव, इसका इनाम गांव जो है ये जो है मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है, ये जो है जोरवे संस्कृति से संबंधित है। और मालवा संस्कृति किस क्षेत्र में था? एमपी में था। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में था और बनास संस्कृति जो है राजस्थान में था। नेक्स्ट, जैन मतानुसार निग्रंथ का अर्थ है, निग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। निग्रंथ का अर्थ क्या है? बंधनहीन। आप लोग जैन अनुयायी में जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके बारे में जानते होंगे। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के भी अनुयायी को बंधनहीन यानी निग्रंथ कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे? तो व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। आपको मैं बता दूं कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक अयोग्य शासक भी था। एक अयोग्य शासक था, कौन? रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, रामगुप्त। ठीक है, और इसके बारे में क्या हुआ कि जब रामगुप्त शकों से लड़ाई लड़ रहे थे, शक के साथ उनकी लड़ाई हुई, तो आत्मसमर्पण कर दिए और आत्मसमर्पण के दौरान अपनी पत्नी को शकों को दे दिए। क्या किए? समझौता किए और अपनी पत्नी को जो है शक को दे दिए। इसी दौरान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो शक बोले कि अब ये जो गद्दी है मैं खुद ही संभालूंगा, और संभाल के शक से लड़ाई की और शक को बहुत अच्छे तरह से, मतलब वो ठान ही लिए थे शक को भारत से खदेड़ देना है, और शक से बहुत अच्छे से लड़ाई किए और शक को खदेड़ भी दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो रामगुप्त थे उसे भी मार दिए, रामगुप्त को भी मार दिया। बोले कि तुम जो है कायर हो, तुम कायर हो, तुम इस लायक, जीने लायक नहीं हो। इसलिए रामगुप्त अपने बड़े भाई को भी चंद्रगुप्त मार दिए। और जब शक्कू को वो खदेड़ रहे थे और उसी दौरान, मतलब खदेड़ भी दी, तो उसी दौरान विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित है? आपको मैं बता दूं कि मंदिर की 3 शैली, भारत में 3 शैली है मंदिरों की। सबसे प्रथम आपको पता हो गया नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली और तीसरा है द्रविड़ शैली। अपने कॉपी में लिखिएगा, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में, बेसर शैली जो है वो मध्य भारत में और द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में विख्यात है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से नागर शैली में निर्मित नहीं पूछा जा रहा है। कंदरिया महादेव नागर शैली का है। राजा राजेश्वर मंदिर तंजौर, तंजौर जो है ये दक्षिण में पड़ता है, इसलिए ये जो है द्रविड़ शैली में बनाया हुआ मंदिर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? तो राष्ट्रकूट राजवंश जो है का अधिक क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में और थोड़ा बहुत क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो कर्नाटक का कौन सा भाषा आपको भी पता है कि कन्नड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान ने सुल्तान ए आजम कहा गया? तो दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया? वह है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया ना कि बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा, उनके द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी गई थी, जिसके कारण इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम कहा गया। इल्तुतमिश के द्वारा कुछ काम भी किए गए, जैसे तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण, उसके बाद अरबी सिक्का जारी करना, शुद्ध अरबी सिक्का, बोलिए शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। बाकी दिल्ली को राजधानी भी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाबरनामा में किस मुस्लिम राज्य उल्लेख नहीं, किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख? सबसे पहले कि बाबरनामा जो बाबर द्वारा खुद लिखा गया और कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में, इसे ध्यान रखिएगा। आगे अब बढ़ते हैं। किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख नहीं है? बाबरनामा में 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्य का उल्लेख है। 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्य का। इसमें 2 हिंदू राज्य में प्रथम राज्य आ जाएगा आपका विजयनगर, जिसमें कृष्णदेव राय का चर्चा है, और दूसरा आ जाएगा मेवाड़। पहला है विजयनगर, दूसरा है मेवाड़। और 5 मुस्लिम राज्य में आ जाएगा आपका दिल्ली, पहला हो गया दिल्ली, दूसरा हो जाएगा गुजरात, कॉपी में नोट करते जाइएगा, तीसरा हो जाएगा बंगाल, चौथा हो जाएगा मालवा, और 5वां हो जाएगा बहमनी। ठीक है, 5 राज्य थे और इसमें से आप आंसर मिला दीजिए कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस मराठा छत्रपति के समय मराठे युद्ध में भी स्त्रियों के साथ ले जाने लगे? युद्ध में स्त्रियों को ले जाने तब ले जाया जाता, मतलब ऐसे राजा ले जाएंगे जिनको सेना, पुरुष सेना का कमी हो, वैसे ही राजा ले जाएंगे ना। तो शिवाजी तक तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि शिवाजी एक वीर सेना थे। तो शिवाजी का जो बेटा था संभाजी, वो जो है युद्ध में स्त्रियों को भी ले जाते थे। और शिवाजी के द्वारा आपको पता होगा कि अष्टप्रधान की रचना की गई थी, मतलब अष्टप्रधान बनाया गया था। तो उसको भी ध्वंस, उसको भी नष्ट जो है संभाजी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध जो है 1780 में, कब हुआ था? 1780 नहीं, 1870, उल्टा हो गया। सेडोन का युद्ध जो है 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच में पर्सा का जीत हुआ था और फ्रांस की हार हुई थी। नेक्स्ट है, बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1824 ईस्वी में। ये बैरकपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। 1824 में हुआ था। 1824 में कौन से गवर्नर जनरल का कार्यकाल था? लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था, 1823 से 28 के बीच में। ठीक है, तो लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था। इसी के समय में जो है सैन्य विद्रोह हुआ था। और ये सैन्य विद्रोह क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, ये बताइए। पहले जो है ना, पहले से या हाँ बहुत पहले से जो है हिंदू समाज में या फिर अपने अपने समाज में जो है कुछ रीति रिवाज होते हैं। वही रीति रिवाज होते थे। तो उस समय क्या रीति रिवाज था, कोई भी हिंदू समुद्र पार कर विदेश नहीं जाएगा, ऐसा मतलब रीति बना हुआ था कि कोई भी हिंदू जो है वो समुद्र पार करके विदेश नहीं जाएगा, नहीं तो उसे गांव, परिवार, देश या फिर जो भी राष्ट्र के द्वारा उसे स्वीकार किया ही नहीं जाएगा, घर वाले भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हो गया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हो गया 1824 में। उस दौरान क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा बोला गया कि बैरकपुर के जो भी सैनिक हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी को पार करके बर्मा जाएंगे अंग्रेज की तरफ से लड़ाई करने के लिए। तो अगर वो जाते तो उनके घर वाले भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग जो है बैरकपुर के सैन्य विद्रोह कर दिए। और सैन्य विद्रोह में बोले कि हम समुद्र पार करके हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसी का सॉल्यूशन लेके 1856 में अंग्रेज आते। कब आते? 1856 में एक नियम लाते कि वैसे वैसे सिपाही ही ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे जो समुद्र पार करके लड़ाई करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर मजबूरी हो गई थी सैनिकों का कि उस समय बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा था। उस समय क्या, अभी भी ज़्यादा है, पता ही है आपको। तो बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा था तो लोग उस पर भी तैयार हो गए, फिर अपना करने लगे। क्या करते, जैसे कि अभी अग्निवीर, तो उसी प्रकार उस समय भी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। और वो जो थे लिबरल पार्टी के से थे। और उनके विरोधी थे डिज़रायली। उनके विरोध में कौन थे? विरोधी पार्टी में डिज़रायली, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई? तो ये जो अध्यक्षता हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। ये अध्यक्षता किनके द्वारा हुई थी? महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। ये दिखाने के लिए हुआ था कि हम हिंदू और मुस्लिम जो है हम एक है, ब्रिटिश को दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन जो है 1927 में हुआ था। आप पूछिएगा भारत प्रजामंडल क्या है, तो मैं बताता हूँ। भारत के जो है दो भाग कह सकते हैं या फिर दो गुट कह सकते हैं। इसे हम लोग जानते हैं, एक ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश के आधिपत्य में था, एक था राजा रजवाड़े का जो एरिया था जिसे हम देसी रियासत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक ब्रिटिश भारत तो था ही और एक था देसी रियासत।
तो देसी रियासत में भी बहुत सारे ऐसे राजा थे जो भारत की आज़ादी के लिए आगे बढ़ते थे, भारत की आज़ादी के लिए आगे बढ़ते थे। तो उन सभी राजा के द्वारा एक संगठन तैयार किया गया। उस संगठन का नाम दिया गया भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो वही जो उसकी स्थापना, मतलब उस संगठन की स्थापना 1927 में हुई थी, उसे ही कहते हैं भारत प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं दिया गया? आपको पता होगा अनंत कनहरे को फांसी की सजा दिया गया, जगन्नाथ सिंधे फांसी की सजा, सूर्यसेन मास्टरदा जिसे भी फांसी की सजा दिया गया, लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के को फांसी की सजा नहीं दी गई। इन्हें सजा दी गई थी काला पानी की। किसकी सजा दी गई थी? काला पानी की सजा दी गई थी वासुदेव बलवंत फड़के को। क्यों दिया गया था जानते हैं? ये जो है ना, ये अपनी एक सेना तैयार कर लिए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो उस समय इनकी सेना जो उतनी मजबूत नहीं हुई और ये पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा तो नहीं दिया, लेकिन काला पानी की सजा दे दी। आगे बढ़ते 1929 में गठित लिंडसे आयोग का संबंध किससे है? तो 1929 में जो गठित था लिंडसे आयोग, उसका संबंध है शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता है? इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। सबसे बड़ी विशेषता की बात की गई है, इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। लेकिन वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भी 1892 के ही अधिनियम में दिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता पूछा गया, इसकी वजह से इसका आंसर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं था? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके सदस्य में आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे और सरोजनी नायडू, उसके बाद फिर के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ये सभी जो थे तदर्थ झंडा समिति के सदस्य थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है वो तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे। वैसे आपको मैं बता दूं कि झंडा का जो प्रथम डिजाइन निवेदा सिस्टर के द्वारा तैयार किया था। किसके द्वारा? निवेदा सिस्टर के द्वारा। लेकिन वो अमान्य नहीं हुआ। उसके बाद जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा जो तैयार किया गया झंडा का डिजाइन, उसे भारत में अपनाया गया और वही अभी चल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है? संविधान की प्रस्तावना पर किस देश का प्रभाव नहीं है? संविधान की प्रस्तावना पर 4 देश का प्रभाव है। एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जो है भाषा लिया गया प्रस्तावना का। अमेरिका से जो है प्रस्तावना ही लिया गया है। नेक्स्ट फ्रांस से आपको पता होगा बंधुत्व वाली पॉइंट जो है प्रस्तावना में वो लिया गया है, और न्याय वाली पॉइंट जो है वो लिया गया है रूस के संविधान से। तो 4 देश से प्रस्तावना में संबंधित है, लेकिन ब्रिटेन से प्रस्तावना का कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 16। क्या हो जाएगा? भाग 16। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक वर्णन है। कितना? 330 से 342। इसी में अनुच्छेद 330 जो है उसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, और राज्य विधानसभा में जो है अनुच्छेद 332 में वर्णन है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन जो है अनुच्छेद 332 में, लोकसभा में अनुच्छेद 330 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत को समिति राजस्व शक्ति प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की अनुशंसा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको के संथानम समिति। क्या हो जाएगा? के संथानम समिति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी की सुदृढ़ीकरण से है? कामराज योजना का जो संबंध है किस राजनीतिक पार्टी से? तो इसका संबंध जो है ना वो कांग्रेस से है। किससे? कांग्रेस से। क्या हुआ था कि जब स्टार्टिंग में कांग्रेस बनी थी यानी आज़ादी के बाद, और सरकार इसकी चल रही थी, तो 2 सरकार यानी 2 बार जो सरकार बनी वो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन तीसरी बार जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, वो सरकार थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा। वो सरकार क्या हुआ? थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा। तो उसी की पार्टी में एक थे कामराज करके जिनका नाम था, उनके द्वारा एक योजना बनाई गई कि कांग्रेस के प्रमुख पद पे जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी अपने पद को त्याग दें और निचले पायदान पे काम करना शुरू कर दें, जिससे कि कांग्रेस जो है मजबूत हो जाए। ठीक है, तो वो जो है कांग्रेस से ही संबंधित है। जैसे अभी के बारे में बात कर लें तो राहुल गांधी काम करना शुरू कर दिए, भारत जोड़ो योजना, भारत न्याय जोड़ो योजना, ऐसे करके जो योजना बना इसके तहत बहुत मतलब कांग्रेस में मजबूती आई है। ये बात माने या ना माने, लेकिन मजबूती तो आई है थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान जो है 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003 से पहले जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों एक ही साथ थे। पहले जो थे एक ही थे, लेकिन 2003 में इन्हें जो है अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है? कौन सा विकल्प विषम है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संस्था जो है वो दो प्रकार की होती है, एक संवैधानिक संस्था और एक संविधिक संस्था। संवैधानिक संस्था उसको बोलते हैं जो संविधान के अनुच्छेद के द्वारा बनाया जाता है, संविधान में दिए गए अनुच्छेद के द्वारा बनाया जाता है। और संविधिक संस्था उसको बोलते हैं जो अधिनियम, संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके बनाया जाता है, उसे संविधिक संस्था बोलते हैं। तो इसमें से जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग जो है, ये संविधिक संस्था क्या है? संविधिक संस्था है। ठीक है, बाकी पिछड़ी जाति आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग ये जो है संवैधानिक संस्था है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 169 संसद को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 169 जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है विधानसभा के उत्साधन से, सॉरी विधानसभा नहीं, विधान परिषद के उत्साधन से। किसे? विधान परिषद के उत्साधन से अनुच्छेद 169 संबंधित है। आपको मैं बता दूं कि भारत के 6 राज्य में वर्तमान में केवल जो है विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फिर से मैं बता दूं, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद वर्तमान में है। ठीक है, और किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो या विधान परिषद का उत्साधन करना हो, मतलब उसको खत्म करना हो, उससे संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में है, दिया हुआ है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण की गई है? तो न्यायपालिका की एकल प्रणाली जो है ग्रहण की गई है, कहाँ से ग्रहण की गई है? ये ग्रहण की गई है, आपको कल ही मैं बताया हूँ कहाँ से ग्रहण की गई है, बताइए। ये मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइए। कल की वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो आप जरूर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि कौन से देश या किस चीज़ से ग्रहण की गई, आप मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया गया है न्यायपालिका द्वारा। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान में मूल ढांचे किसको बोलते हैं पता है? मूल ढांचे उसको बोलते हैं जो संसद चाह के भी उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसे हो गया पंथ निरपेक्षता, इसको संसद बदल नहीं सकता है। संविधान की सर्वोच्चता, इसे संसद कभी नहीं बदल सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसे संसद कभी नहीं बदल सकता है। उसे बोलते हैं संविधान का मूल ढांचा, और ये जो है न्यायपालिका द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? तो मोरारजी देसाई जो थे वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ये जो है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य, ये जो विपक्षी पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता के समकक्ष कौन सा पद ग्रहण करता है? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता के तहत ये हो जाएगा उपाध्यक्ष नीति आयोग के, इसके समान पद है इनका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची का नहीं है? औद्योगिक विवाद जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। तो ये आप मुझे कमेंट बताइएगा, औद्योगिक विवाद जो है वो किस सूची का विषय है। नेक्स्ट, वर्नावेले कप का संबंध किस खेल से है? तो वर्नावेले कप का संबंध किस खेल से है बताइए? तो इसका संबंध है टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। कितने? 3 वर्ष का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC कैसी संस्था होना चाहिए? कैसी संस्था है? ये जो है एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ये जो मानव संसाधन का विकास, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और तीव्रतम एवं समावेशी, ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर, तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि RBI के प्रथम गवर्नर, तो ऑसबर्न स्मिथ होंगे। लेकिन प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के भी पूछा जाए तो CD देशमुख हो जाए। कौन होंगे? CD देशमुख। और ये कब से कब तक रहे थे? 1943 से लेकर 1939 तक RBI के गवर्नर रहे थे। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया। वो सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक कवर नहीं किए जितने भी वीडियो आप लोग जरूर से जरूर कवर कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये पेड क्लास है। जो बाय नहीं कर पाते मैं उनके लिए वीडियो देता हूँ। जो बाय कर सकते हैं वो तो बाय करके पढ़ ही रहे, लेकिन जो बाय नहीं करते यानी खरीद नहीं सकते, उनके लिए मैं ये वीडियो देता हूँ। तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।